डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के तहत जो कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण होता है उसका किस प्रकार से गठन किया जाएगा, उसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, उसमें कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जा सकता है, उसके सदस्यों का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि 1952 में धारा 7D से धारा 7Q तक में प्रावधान किए गए हैं। ये इस ट्रिब्यूनल की अधिकारिता के संबंध में, इसके कार्य करने के लिए, इसके थोड़े अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए ये धाराएं इसमें नई जोड़ी गई थी। जहाँ तक कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीकरण अधिकरण का सवाल है, तो केंद्रीय सरकार ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति द्वारा एक या एक से अधिक अधिकरण का गठन कर सकती है, जिसमें अधिकरण के द्वारा उन अधिकारों को और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है जो इस अधिनियम में उनका उल्लेख किया गया है। ऐसे अधिकरण का क्षेत्र, उसमें आने वाले प्रतिष्ठान एवं उसके अधिकार इत्यादि का जो वर्णन है वो गजट नोटिफिकेशन में किया जाता है। इस अधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, बाकी के व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा तात्कालिक रूप से नहीं की जा सकती है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह हाई कोर्ट का जज नहीं रह चुका हो, या हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता नहीं रखता हो, या डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रह चुका हो, या डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की योग्यता नहीं रखता हो। अर्थात इसमें डिस्ट्रिक्ट जज बनने वाला व्यक्ति, या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति, या हाई कोर्ट का जज बनने वाला व्यक्ति, या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति, हाई कोर्ट का जज या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा और अभिकरण में की जा सकती है। जहाँ तक ऐसे व्यक्तियों के कार्यकाल का सवाल है, अभिकरण के पीठासीन अधिकारियों का, तो इनका कार्यकाल पद धारण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल माना जाएगा। अर्थात इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल या 65 वर्ष की आयु विच एवर इज अर्लियर, वो इनका कार्यकाल माना जाएगा। धारा 7F में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने पद का त्याग कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी पीठासीन अधिकारी लिखित में केंद्र सरकार को संबोधित करके अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा और पद त्याग कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा मुक्त न होने तक वह अपना कार्य करता रहेगा और कम से कम नोटिस प्राप्ति के 3 महीने या जब तक सम्यक रूप से नियुक्त उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक उसका कार्यकाल समाप्त नहीं माना जाएगा। यदि उसका सम्यक अधिकारी पहले आ जाता है तो उसका कार्यकाल पहले समाप्त हो जाएगा और मैक्सिमम वो 3 महीने तक ये कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से इस अधिकरण में जो पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाएगी, इनकी संख्या का निर्धारण कार्य के प्रकृति एवं केंद्र सरकार के अधिकरण के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसमें जो पीठासीन अधिकारी के सामान्य सुपरविजन में ये जो व्यक्ति हैं वो कार्य करेंगे, उनकी सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते आदि होंगे जो पहले से निर्धारित होंगे। ट्रिब्यूनल में कोई भी व्यक्ति निम्न आदेश या नोटिफिकेशन के विरुद्ध अपील कर सकता है। अर्थात ट्रिब्यूनल में किस किस के बारे में आपके मुकदमे या अपील हो सकती है। पहली बात, किसी प्रतिष्ठान में अधिनियम लागू करने की राजपत्र में जारी अधिसूचना। अगर किसी इंटरप्राइजेज में, किसी उपक्रम में राजपत्र में ये नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस अधिनियम को इसमें लागू किया जा रहा है, तो ऐसे प्रतिष्ठान इस अपीलीय अधिकरण में जा सकते हैं। प्रथम अनुसूची में समाविष्ट करने वाले मदों की अधिसूचना। इस संबंध में अगर
भी जा सकते हैं। नियोजक से सौदे राशि के निर्धारण का आदेश और रिव्यू के लिए आदेश या अमाउंट निर्धारण संबंधी आदेश, नियोजक से क्षतिपूर्ति वसूलने संबंधी आदेश, इनके बारे में भी जो है अपील ये की जा सकती है। जहाँ तक अभिप्रेरण अधिकरण के स्थान कर्तव्यों की होगी, तो एक अधिकरण अपने बैठने का स्थान, शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वाह से उत्पन्न सभी मामलों को सुनने का, निस्तारित करने का उसको हक होगा। अर्थात अधिनियम का ऑफिस होगा, उसके जो एक्ट में जो पावर्स उसको दिए गए हैं उनका प्रयोग, उसकी ड्यूटीज जो दी गई है वो, और इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड मामले होंगे उनको अधिनियम को लागू करने का प्रावधान होगा। इसी प्रकार से इसमें अधिनियम में अभिप्रेरण में अगर कोई व्यक्ति अपील करता है, किसी को कोई शिकायत करता है, तो वह स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के ओर से सरकार की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगर अधिकरण दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद में, उनको पक्षकारों को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद में वह आदेश पारित कर सकता है और वह उस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है अनुमोदित, संशोधित या निरस्त कर सकता है या उचित निर्देश देकर उसे पुनः विचारण के लिए वापस भेज सकता है। वह नए साक्ष्य लेने को भी कह सकता है। अपने द्वारा पारित आदेश को अधिकरण 5 वर्ष के भीतर रिकॉर्ड पर दृश्य गलती को सुधार या अपील के पक्षधर द्वारा ध्यान आकृष्ट किए जाने पर संशोधन कर सकता है। यदि संशोधन नियोजक के दायित्व को या सौदेरादि को बढ़ाने वाला है तो नियोजक को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाएगा। अधिकरण को अपने आदेश की सत्य प्रतिलिपि अपील के लिए पक्षकारों को भेज दे सकता है। अधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं बनाया जा सकेगा। यदि अभिकरण में कोई पद रिक्त हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी का स्थान यदि रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगी और वह प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होगी जब स्थान भरा गया हो। आदेश की अंतिमता पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति तथा अभिप्रेरण का कोई कार्य या प्रक्रिया को उसके गठन में किसी दोष के आधार पर प्रश्नास्पद नहीं बना सकेगा। इस प्रकार से अगर कोई रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो उसको केंद्र सरकार द्वारा उसको भरा जाएगा। अब इसमें यह है कि यदि कोई जो सौदे राशि को अपील करने पर उस राशि को जमा नहीं कराए या उसको कम करने की प्रार्थना करे तो धारा 7 क में इसका वर्णन है। कुछ आवेदनों का अधिकरण को सौंपा जाना। धारा 19 क में केंद्र सरकार के समक्ष लंबित आवेदन अधिकरण के पास अगर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो वो ऐसे माने जाएंगे कि मानो वे अपील हो। नियोजक द्वारा देय ब्याज के संबंध में यदि नियोजक धनराशि के सौदे हो जाने तथा वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि के लिए 12% या उससे ज़्यादा ब्याज देगा। धारा 21 केंद्रीय सरकार के नियम को बनाने की को शक्ति प्रदान करती है। अब हम ये प्रश्न करेंगे कि ये जो अधिनियम है इसमें जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसके बारे में सरकार का किस किस प्रकार के अधिकार होते हैं, किस किस प्रकार से इसकी सारी बातें लागू होती हैं। तो इसमें सरकार का प्रथम अधिकार कि किसी भी स्थापन में अधिनियम को लागू करने की राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का उसको अधिकार होता है, किंतु उसके लिए प्रभावित होने वाले नियोजकों या प्रतिष्ठानों को सरकार को कम से कम 2 माह पहले सूचना देनी होती है। नंबर 2, सरकार अधिनियम को वहाँ भी लागू करने का अधिकार रखती है जहाँ नियोजक एवं उसके अधीन बहुसंख्यक कर्मकार एक समझौता करके इसके लागू करने के लिए सरकार के पास आवेदन प्रस्तुत करते हैं, चाहे भले ही वहाँ काम करने वालों की संख्या 20 से कम हो। नंबर 3, सरकार को प्रोविडेंट फंड रखने वाले प्रतिष्ठानों में यह अधिनियम लागू करने का अधिकार है।
नंबर 4, अगर केंद्रीय सरकार प्रथम अनुसूची में अन्य मामलों को समाविष्ट करने का निर्देश देती है जिसकी बाबत प्रोविडेंट फंड स्कीम लागू की जा सकती है, अनुसूची में अन्य उद्योगों को इस अधिनियम की परिधि में लाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार को कर्मकार भविष्य निधि अंश योजना विनिर्मित करने का अधिकार है। योजना उसी के आदेश और निर्देश के अनुसार ही कार्यान्वित की जाएगी। इसी प्रकार सेंट्रल बोर्ड एवं स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के गठन का अधिकार भी केंद्र सरकार को प्राप्त है। इतना ही नहीं, इसमें जितने भी आवश्यक संख्या में सदस्य होंगे उन सब की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी। फंड के कार्य या सफल संचालन के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार सेंट्रल फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नियुक्ति तथा उनके वेतन, महंगाई भत्ते और सेवा दशाओं के संबंध में नियम बना सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस फंड में कर्मचारियों के द्वारा दी जाने वाले योगदान की दर में वृद्धि या कमी करने का अधिकार रखती है। इसी प्रकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार योजना को रूप विभेदित करने का अधिकार का प्रयोग कर सकती है। नियोजक से सोध्य रकम को सरकार भू राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार रखती है। निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार भी समुचित सरकार को प्राप्त होता है। समुचित सरकार को, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आती है, नियोजक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह क्षतिपूर्ति बकाया रकम की 25% के बराबर हो सकती है। अधिनियम के सभी या कुछ प्रावधानों से किसी उद्योग या प्रतिष्ठान वर्ग को धारा 16(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार से छूट दी जा सकती है। शक्ति के प्रत्यायोजन का अधिकार, समुचित सरकार यह निर्देश दे सकती है कि अधिनियम या अन्य किसी स्कीम के अंतर्गत जिस क्षेत्राधिकार या शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है वह ऐसे मामलों के विषय में और ऐसी दशाओं के अधीन यदि कोई हो, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जाए, अन्य प्राधिकारियों द्वारा भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है। किंतु इस विषय में दोनों सरकारों के प्रत्यायोजन की शक्ति अपने अपने क्षेत्राधिकार तक ही सीमित होती है और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यदि इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित ढंग से संचालन में कोई कठिनाई है, विशेष रूप से जब कोई शंका हो तो निम्नलिखित के बारे में उत्पन्न होती है कि क्या कोई प्रतिष्ठान जो कारखाना है प्रथम अनुसूचित में निर्दिष्ट उद्योग में कार्यरत है, या क्या कोई प्रतिष्ठान विशेष ऐसे प्रतिष्ठान वर्ग के अंतर्गत आता है जहाँ के अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 3 के खंड ब के अनुसार अधिसूचना लागू होती है, या किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्ति की संख्या, या कृषि प्रतिष्ठान के स्थापित होने पर कितने साल व्यतीत हो गए, या क्या नियोजक द्वारा प्राप्त लाभ की कुछ मात्रा कम कर दी गई जिसे पाने का अधिकार था। इन सारी बातों के लिए भी इस अधिनियम में आप इसका नियोजन कर सकते हैं, इसका आप समाधान कर सकते हैं। 16वां जो इसमें अधिकार है वो है भविष्य निधि अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ नियोजकों को अधिकृत करना। नई धारा 16 नियोजकों को सरकार अधिकार प्रदान करती है कि यदि ऐसे प्रतिष्ठान के जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी नियोजित है, नियोजक और बहुसंख्यक कर्मकार आवेदन पत्र देते हैं तो सरकार लिखित आदेश द्वारा प्रतिष्ठान से संबंधित भविष्य निधि अकाउंट मेंटेन करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को कर सकती है। भविष्य निधि की अधिक लाभ अर्जित करने का सरकार को अधिकार है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें केंद्र सरकार को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त, केंद्र और राज्य सरकारों को या समूह सरकार को विभिन्न अधिकार प्राप्त है। उन अधिकारों के तहत वो अपने कार्यों का निष्पादन कर सकती है। अपन नेक्स्ट इसके जो है कर्मचारियों को प्राप्त अधिकार और उसके लाभ, इनके बारे में अपन नेक्स्ट टर्म पे चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।